बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। 355 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग में 328 रन बनाकर आउट हुई। तीसरे दिन के अख्तिताम के बाद जब पाकिस्तान ने चौथे दिन खेल का आगाज़ किया तो वो इब्तदा ही से मुश्किलात का शिकार रहा। फ़हीम अशरफ 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो उसके बाद मोहम्मद नवाज़ और सऊद शकील ने 80 रन की शराकत बनाकर टीम के लिए फ़तह की उम्मीद बढ़ा दी, लेकिन मोहम्मद नवाज़ को मार्क वुड ने विकेटों के पीछे आउट कराया और फिर सऊद शकील भी एक मुतनाज़ा कैच का शिकार होकर पवेलियन लौट गए और फिर पाकिस्तान टीम संभल ना सकी और 328 रन पर आउट होकर मैच 26 रन से हार गई। मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन इस शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अबरार अहमद की सूरत में एक मिस्ट्री लेग स्पिनर मिला जिसने डेब्यू पर 11 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बनाया और इसके साथ पाकिस्तान टीम मिडल ऑर्डर में मुश्किलात से 2-4 थी, जिसमें सऊद शकील की सूरत में पाकिस्तान को एक मुस्तनद बैट्समैन मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में बाएं हाथ के बैट्समैन सऊद शकील पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं और सीरीज़ के दूसरे कामयाब बल्लेबाज। सऊद शकील दूसरी इनिंग में बदकिस्मत रहे और 94 रन बनाकर थर्ड अंपायर की कॉल पर आउट हो गए। सऊद शकील ने 2 टेस्ट की 4 इनिंग में 67.5 की औसत से 270 रन स्कोर किए हैं, जिसमें वो 3 निफ सेंचुरियाँ भी बना चुके हैं। सऊद शकील दूसरी इनिंग में 94 रन बनाकर महबूब की गेंद पर विकेटों के पीछे ओले पॉप के हाथों कैच आउट हुए। फील्ड अंपायर अलीम डार ने इस कैच को थर्ड अंपायर को रेफर किया और उससे पहले आउट का सॉफ्ट सिग्नल भी दिया। टीवी रिप्ले में गेंद के ग्राउंड पर लगने और ना लगने की सूरत हाल में थर्ड अंपायर में गुम का शिकार रहे, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल और इब्तदाई तौर पर कैच पकड़ जाने की वजह से सऊद शकील को आउट दे दिया गया। मुल्तान टेस्ट मैच का ये एक बड़ा फैसला था। सऊद शकील के आउट होते ही टीम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गईं और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने से दूर होता चला गया। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको और गुफ्तगू की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा, सऊद शकील का आउट था या नहीं? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर जब मैं भी देख रहा था मुझे लगा उसने कैच उठा लिया और जितने फील्डर्स थे, अंपायर्स थे, सबको लगा तो उन्होंने शुरू में तो आउट दिया, मगर उसने रिकन्फर्म किया है अलीम डार ने। अब रिकन्फर्म में जो है थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट होने लगे कि उसके उंगलियां नीचे थी या नहीं थी। जो थर्ड अंपायर था उसको एक मजबूत और एक मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म का फ़ैसला देना चाहिए था कि हाँ ये आउट है और उसके हाथ नीचे, मगर वो थोड़ा सा लग रहा था कि दाएं बाएं के ये वाला जूम मांग रहा था, कभी वो कह रहा था क्लोज़अप दिखाओ, तो उससे वो थोड़ा वो भी कंफ्यूज था। ऐसे मौक़ों पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये क्रिकेट की रीत है और बेनिफिट ऑफ डाउट जो हो जाता है उसमें पे एडवांटेज जो है हम उसको बैट्समैन को दे देते हैं कि चलें जी, बेनिफिट डाउट बैट्समैन को चला जाता है कि चलो जी वो पता नहीं चल रहा। तो ये एक ऐसा फ़ैसला था कि जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जो नेकेड आए, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, पुराना ज़माना होता या थोड़ा सा भी पीछे हो जाते, हम 5-6 साल पहले चले जाते, तो फिर ये तो आउट था, पकड़ लिया था। मगर यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के होते हुए ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका था, तो इसलिए ये एक बड़ी सी छोटी सी एक कंट्रोवर्सी बन गई है। तो मेरे ख्याल से अब इसको हम यहाँ भूल जाएँ तो अच्छा है, अब हम आगे की तरफ देखें। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस फैसले ने मैच से पाकिस्तान टीम को जीत से दूर कर दिया, ये चीज़ अपनी जगह। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की, सीरीज़ में 2-0 की सबकत हासिल कर ली और तीसरे टेस्ट मैच से पहले ही सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है और 1959 के बाद 63 साल में ये पहला मौका है कि हम होम ग्राउंड पर मुसलसल तीसरा टेस्ट मैच हार गए हैं और बाबर आजम की क़यादत में इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैचों में ये चौथी नाकामी से 2-4 हुई है। नहीं तो देखें, वो तो है। अब हम एक्चुअली हमारा जो 3 साल पहले सिस्टम बदला है पाकिस्तान का। कल मैं काउंटी क्रिकेट का ऐसे ही मेरा ख्याल आया तो मैंने काउंटी क्रिकेट को देखना शुरू किया, जहाँ से इंग्लैंड की टीम आई है। ये काउंटी क्रिकेट के सिस्टम से आई। उनकी 6-7 करोड़ की आबादी है, जो कि एज़ पर गूगल हो सकता है ज़्यादा हो, थोड़ा से कम हो, मगर मैंने जब गूगल किया था तो तकरीबन 7-7.5 करोड़ के दरमियान ऐसी कुछ है आबादी, और वहाँ पे 18 टीमें खेलती हैं। हम वो जो है 18 टीमों जो हमारी 16 टीमें थी, हमने उसको श्रिंक करके 6 टीमें कर दिया। हमारे साबिक कप्तान ने जिन्होंने आके ये सिस्टम बदला, कभी काउंटी क्रिकेट, उन्होंने सारी ज़िंदगी काउंटी क्रिकेट खेली है,
वो ऑस्ट्रेलिया में 1 या 2 सीज़न खेलने गए, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने काउंटी क्रिकेट में खेली। उन्होंने कभी नहीं कहा काउंटी क्रिकेट वालों को कि आप 6 टीमें ले आएँ, आपकी 18 टीमें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो प्लेयर हैं इंग्लैंड के, वो बड़े बनकर आए, बड़े स्ट्रांगली बनकर आए। वो उनकी जो है, मैं ब्रुक्स का वो पढ़ रहा था कि उसको वो ख़ास तौर पे 4 दिन के मैचेस खेलता था ताकि उसको में टेम्परामेंट पैदा हुआ। हमारी टीम को इस वक्त जो प्रॉब्लम है कि आपके पास लड़के ही नहीं हैं। आप मुझे बताएं, शाहीन अनफिट हो मैं गया। आपसे सवाल कर रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब, मैं यहीं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ। हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड T20 के प्लेयर लेकर आ गया, कप्तान कह रहे हैं कि वो वनडे के प्लेयर लेकर आ गए। आप बात कर रहे हैं उनके निज़ाम की, हमारे निज़ाम की। मैं अगर आपसे सिंपल ये पूछूं कि 2 टेस्ट मैचों के बाद हमने कौन सी क्रिकेट खेली है, निज़ाम को रख दें साइड में, ये बताएं कि हमारी और उनकी क्रिकेट में, उनकी सिलेक्शन में आपका क्या जवाब होगा? नहीं, देखिए उनकी सिलेक्शन जो थी, उनके पास स्पिनर कौन सा है? लीच कोई बहुत बड़ा स्पिनर है क्या? नहीं। वो अपने उन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स के साथ जो है उन्होंने मैच। सर मैं आपसे सिंपल एक सवाल करना चाह रहा हूँ। पिंडी में वो 2 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, आप 3 फास्ट बॉलर से चले गए। मुल्तान में आप 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, वो 3 से जा रहे हैं, आप 2 फास्ट बॉलर से गए। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि अगर यहाँ अबरार की 11 विकेटें आप निकाल कर साइड में रख दें तो फिर मुकाबला है। नहीं, देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अभी अगर आप फंसे हुए हैं, सपोज करें इस वक्त आप 3rd मैच के लिए लड़के ढूंढना जाएं, ख़ास तौर पे बॉलिंग अटैक आपके पास क्या है? बॉलिंग अटैक शाहीन नहीं है, हारिस नहीं है, 2 लड़के ये हो गए। एक हसनैन होता है, उसने सिर्फ 7 वनडे मैच 4 दिन के मैच खेले में, और उसके आपके पास बॉलिंग है कहाँ? आपके पास बॉलर ही नहीं। आप बताएं ना, सर्किट में आप एक 30 साल के लड़के को, जो कि मोहम्मद अली जिसका नाम है, उसको आपने डेब्यू करा है। 30 साल का लड़का है, फास्ट बॉलर्स होते हैं तो 22-23 साल के तगड़े लड़के होते हैं, आपके पास है ही नहीं। तो आपके पास जो सिस्टम आपने श्रिंक किया, उससे आपके पास लड़के नहीं मिल रहे। अब आप स्पिनर्स की तरफ आ जाएं, चलें जी, इब्रार आया, किसी को नहीं पता था, वो आया, उसने हलचल मचा दी, 12-13 विकेटें ले गया। वो उसने एक इशू, मतलब एक स्टार बन गया, मगर उसको सपोर्टिंग एक्ट कौन कर रहा है? आपके पास जाहिद है, ठीक है, मगर इज़ नॉट दैट ग्रेट कि आप कहें कि जी बहुत बड़ा बॉलर है। नहीं, जाहिद अभी बनेगा अगर बनाना होगा। फिर आपके पास था नवाज़। तो आपके पास बॉलिंग क्या है? ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? रह देकर फिर अगर यासिर शाह को बुलाएंगे आप कराची के लिए, या किसको बुलाएंगे? आप ये बता दें कि अगर इसका जादू नहीं चलता है विरार का अगले कराची के टेस्ट मैच में, तो डू यू थिंक कि हम उनको 2 दफ़ा आउट कर सकते हैं इस बॉलिंग के साथ? आई डाउट। वो तो खेलते ही तेज़ हैं तो वो आउट हो रहे हैं। चलें, आपके यानी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आप तो अनसेटल्ड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो सेटल्ड प्लेयर हैं वो क्या खड़े हैं, ये आपसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम की वजह से इनिंग का आगाज़ न कर सके, और उनकी जगह पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान इनिंग का आगाज़ करने आए। लेकिन T20 में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन मोहम्मद रिजवान मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग में 355 रन के हदफ के ताक़ुब में 30 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन मोहम्मद रिजवान मुल्तान टेस्ट में ही नाकाम नहीं रहे, बल्कि आखिरी 5 मैचों में मोहम्मद रिजवान एक भी निफ सेंचुरी नहीं बना सके हैं। उनका बेहतरीन स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में 46 रन रहा। मोहम्मद रिजवान ने इस साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में 104 रन स्कोर किए थे। उसके बाद 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग में 23.6 की औसत से वो सिर्फ 236 रन स्कोर कर सके हैं। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, ICC वर्ल्ड T20 इस साल ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हुआ, और पाकिस्तान टीम बड़ी मरहून मिन्नत रही सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, हॉलैंड की उस एडिलेड में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ फतह की। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के दौरान पहले 6 ओवर में हमारे अंदाज़ खेलने का, उस पर बहुत ज़्यादा तबसरा तज्ज़िया होता रहा, तनकीद होती रही, और बात ये हुई कि रिजवान को या बाबर को किसी एक को नंबर 3 पर खेलना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में शफल करना चाहिए, नहीं हुआ। तो अब ये जो रिजवान की परफॉर्मेंस है आखिरी 5 टेस्ट मैचों में, क्या मोहम्मद रिजवान अब भी कंटिन्यू करेंगे? आपको लगता है कि कराची टेस्ट खिला देना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो इसके फ़ौरन बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है वहाँ रिजवान को आराम कराना चाहिए? देखिए, हमने जितना सुना है, हम आपसे भी पूछते रहते हैं, मैं टीम के अंदर इतना झांकने का मौका नहीं मिलता, आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। आप हुए, भट्टी साहब हुए, ये लोग जो हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो हमने तो यही सुना हुआ है आप लोगों से सबसे कि जो टीम बनाता है वो रिजवान और बाबर बनाते हैं, ठीक है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो आप समझते हैं कि वो आपको इस इन्फ्लुएंस का जो है वो के वजह से वो अपने आप को ड्रॉप करेगा?
अच्छा, वैसे मैंने आपको कभी कहा नहीं है, लेकिन चलें, अगर आपके पास ऐसी कोई मालूमात हैं तो थिंक टैंक का पार्ट है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सकलान मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, तो अगर वो टीम के हवाले से कोई फाइनल लाइनअप तय करते हैं, मशावरत करते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, एक होता है कि एक तो थिंक टैंक होना अलग चीज़ होती है, एक किसी का इन्फ्लुएंस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक आदमी है, उसका इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, स्ट्रांगली बोलता है और उसकी सुनी जाती हो। तो सुनने में यही आया है जो लोगों से, जो क्रिकेटर्स से, कि जी वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप लोग जो है T20 वर्ल्ड कप का जो जिक्र कर रहे हैं, आप एशिया कप का क्यों नहीं करते? एशिया कप में रिजवान साहब जब बैटिंग करने गए थे, 8 रन की एवरेज थी, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो 16 ओवर में आउट होकर आए 18 की एवरेज करके। आप उसका भी तो जिक्र करें, हम तो वो आराम से जीत सकते थे एशिया कप। खैर एनीवे, देखें, अब अभी असूलन तौर पे अगर कोई न्यूट्रल आदमी टीम बना रहा हो तो हो सकता है कि रिजवान से वो रिक्वेस्ट करे कि जी आप रेस्ट करें, या रिजवान को बोले कि आप विकेट कीपिंग ना करें, आप फील्डिंग अच्छी करते हैं, सरफराज को ऐड कर लेते हैं ताकि बैटिंग लाइनअप थोड़ी स्ट्रॉन्ग। आपके पास और कुछ है ही नहीं ना, तो वो आपके पास बैठा हुआ है, आपके पास शान मसूद बैठा हुआ है। मगर सर वैसे मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा इंतहाई माजरत के साथ, कि आप कह रहे हैं कि अगर वो विकेट कीपिंग ना करें तो विकेट कीपिंग तो उसी सूरत में नहीं करेंगे ना जब बैटिंग में स्ट्रांग हो गए। बैटिंग में तो वो यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने मार्च 2022 में 104 रन की इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अब 10 टेस्ट इनिंग में 236 रन विदाउट हाफ सेंचुरी, तो आप उनको क्या बैट्समैन कैसे नहीं 50 तो की नहीं उन्होंने, 10 मैं यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल सर, या तो वो रन करते हैं, कैच वैच छोड़ रहे होते तो मैं कहता आपसे कि ठीक है सर। मगर ये कि देखें, कोई जो उनके जो फॉल्ट्स है ना, उनको ये नहीं बता रहा कोई। मैं चले थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। उनका एक टेक्निकल फॉल्ट है। अभी यूसुफ से पूछा गया था, उन्होंने कहा मेरा डोमेन नहीं है, वो खेले ना खेले, मगर यूसुफ का ये तो डोमेन है कि वो देखे कि उसका बल्ला कहाँ से आ रहा है। आप अभी निकाल के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के उसका उनका डिसमिसल दिखा दें कि ऑफ स्टंप की बॉल को यहाँ खेलने के बजाय वो यूँ खेल रहे हैं। जब आप यूँ खेलते हैं तो इनसाइड एज जो है वो बोल्ड हो गए। ये इतना बड़ा फॉल्ट है कि यार एक ऑफ स्टंप की बॉल को आप ऑफ स्टंप पे खेलें, तो यूसुफ का काम है कि ये बताना उनको कि ऑफ स्टंप को ऑफ स्टंप पे खेलें, आप क्रॉस बैट ना खेलें। जो अभी आउट में आप उनको देख लें, उनका पाँव वहीं खड़ा हुआ तो लाइन में ही नहीं आए वो। अच्छा, मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछ लेता हूँ, इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में वो डिसीव हुए हैं और उनका ऑफ स्टंप पड़ा है। अगर हमारे यहाँ प्रोड्यूसर दिखा सके खासतौर पे सेकंड दोनों आउट यहाँ पर, नहीं सेकंड इनिंग दिखाएं आप। सेकंड इनिंग में जो आउट हुए लाइन में ही नहीं, जेम्स एंडरसन के ऊपर, पहली इनिंग में जैक लीच, दूसरी इनिंग में जेम्स एंडरसन। आपको नहीं लगता कि दोनों मरतबा एक ही तरीके से आउट हुए? नहीं, देखिए, जो सेकंड टाइम आउट हुए ना, वो मैं खास तौर पे एज अ फास्ट बॉलर में देख रहा हूँ कि उनका पैर ही नहीं हिला है। जिस पैर को सामने आना चाहिए वो पैर ही नहीं हिला। और ये तो 123 से 127 पे बॉल डाल रहे हैं। हाँ, और उनका जो पिछला पैर है वो पहले आगे आ गया और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, तो उसका मतलब है उनका एक बहुत बड़ा ये फॉल्ट है ऑफ स्टंप के गेंद का, और ये यूसुफ को सही करना चाहिए। ये बहुत मतलब है कि अब लोगों ने उनको देख लिया है। अब सारी टीमें उनको ऑफ स्टंप पे अटैक करती हैं। उनको जो T20 में यहाँ से लपेट के उन्होंने रन्स किए, नंबर 1 हो गए, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने किए, वेरी वेल डन। मगर अब वो पकड़े गए ऑफ स्टंप के ऊपर, तो उनके ये फॉल्टी है, उनको अपने आप को जाके सही करना है। मगर सही कहाँ करेंगे? आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, आपके पास वनडे चल रही है, 4 दिन की तो क्रिकेट ही नहीं हो रही। 4 दिन की जो क्रिकेट है वो असल क्रिकेट है सर, आपको दोबारा उसको। अच्छा, ये तनकीद नहीं है सिकंदर बख्श साहब, मैं बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई फैसला करते हैं तो सबके लिए फिर वही फैसला होना चाहिए। और हमारे टेस्ट टीम के फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली साहब, 96 टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 178 इनिंग में 7079 रन, 7,097 रन उन्होंने किए हैं और 42.49 उनके रन बनाने की औसत है। 19 सेंचुरियाँ, 35 निफ सेंचुरियाँ उन्होंने की हैं। और इस साल मार्च में पिंडी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहली इनिंग में उन्होंने 185 रन स्कोर किए थे, और उसके बाद उन्होंने एक निफ सेंचुरी के साथ 8 इनिंग में 191 रन स्कोर किए हैं। हमने इस साल जुलाई में गोल में उनको पहले टेस्ट मैच में बाहर बैठा दिया, फिर उसके बाद हमने उनको इस दूसरे टेस्ट मैच में बाहर बैठा दिया। तो अगर आप इतनी परफॉर्मेंस करने के बावजूद इतने पाकिस्तान के टॉप बैट्समैनों में शामिल अजहर अली को ड्रॉप कर सकते हैं, तो वाई नॉट रिजवान? देखिए, ये वही तो मैं आपसे पूछा था कि फ़ैसले कौन करता है। अगर आप अजहर अली को, मैं कहता हूँ चलें जी, वो 37 साल के 38 साल के हो गए हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे, आपने बिठाए, बिल्कुल सही, तो फिर इनको भी बिठाएं। रिजवान को, इनसे रन्स नहीं हो रहे, टेस्ट क्रिकेट में रन्स नहीं हो रहे, तो बिल्कुल उनको बिठाएं। अगर आपके पास शान मसूद बैठा है, उसको खिलाएं, वो इन्फॉर्म है, अभी काउंटीज़ में रन्स करके आया, आप उसको क्यों नहीं खिलाते? आप उसको नहीं खिला रहे। तो जब तक आप सिलेक्शन का मेयार को एक जैसा नहीं रखेंगे तो हमेशा से दबल रहा है।
तो जब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये देखना है कि कराची में क्या होता है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में बतौर विकेट कीपर बैट्समैन पहली चॉइस हैं, जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद को बैकअप ऑप्शन के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। लेकिन मोहम्मद रिजवान की टेस्ट सीरीज़ में मुसलसल ख़राब परफॉर्मेंस ने फैंस को बहुत मायूस किया है। फैंस का कहना है कि कराची टेस्ट में मोहम्मद रिजवान की जगह सरफराज अहमद को मौका देना चाहिए। फैंस ने मोहम्मद रिजवान के मुसलसल नाकाम होने पर समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक सारिफ ने कहा कि सरफराज रिजवान से कहीं बेहतर हैं, तो दूसरे का मानना है कि सरफराज टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने के लिए रिजवान से ज़्यादा हकदार हैं। एक क्रिकेट शायख ने लिखा कि हम सब रिजवान और सरफराज से मोहब्बत करते हैं। अगर रिजवान दबाव की वजह से मुसलसल नाकाम हो रहे हैं तो उन्हें आराम क्यों नहीं दिया जाता? शायद वो मुसलसल मैच खेलकर थक गए हैं। एक सारिफ ने पीसीबी को मुखातिब करते हुए कहा, हर साल जब कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज को पिक करती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरफराज को पिक कर लेते हैं पानी पिलाने के लिए। इससे बेहतर है कि सरफराज अहमद को स्क्वाड में शामिल ही ना किया करें, कम से कम उसे लीग क्रिकेट तो खेलने दें। सिकंदर बख्श साहब वो कहते हैं कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा खुदा जानो। देखिए, वो जो एक ने जो अच्छी बात कही है कि देखें, अगर वो इतने लंबे अरसे से, जब से सरफराज निकले हैं 2019 से शायद ना, या 17 से, जब से वो फारिग हुए हैं, उन्होंने बहुत कम मैच खेले। मैं उस दिन डेटा निकाला हुआ है मैंने कि 2-3 मैच खेले T20 वगैरह के। तो इतनी देर से रिजवान खेलते हुए आ रहे हैं। अगर वो थक गए हैं, बिल्कुल वो सही कह रहा है, अगर वो कंटिन्यूस क्रिकेट खेलने के बाद थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ नो हार्म कि आप उनको रेस्ट दे दें। आपको अगर वो सरफराज करता है तो वेरी वेल डन, पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान की टीम है ना, किसी के घर की टीम नहीं है। फिर न्यूजीलैंड के लिए हमने आगे बढ़ना है। तो अगर सरफराज नहीं करता कराची टेस्ट मैच में, तो फिर आप सोचें कि दोबारा आप सरफराज उसको, रिजवान को बुला सकते हैं, आप उसको भेजें जाके कहीं क्रिकेट खेले ताकि उसकी फॉर्म वापस आए। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा, नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, आपका हमारे साथ मौजूद थे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ कराची में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच, लेकिन इससे पहले ही इंग्लैंड की सीरीज़ ने सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम का कहना है कि मुमकिन है कि हम दूसरे फास्ट बॉलर को देखें, क्योंकि हारिस हो सकता है कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए दस्तियाब हों। शाहीन शाह अफरीदी दस्तियाब नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कराची टेस्ट के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।